राजेंद्र यादव जी, सुभाष गर्ग जी और कोई और तमाम हमारे उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारीगण, तमाम डॉक्टर्सगण और राजस्थान भर से तमाम जुड़े हुए हमारे कलेक्टर साहबान, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेजेस, एसपी साहबान और हमारे जितने CMHOs और जो भी अधिकारी जुड़े हुए हैं और प्रदेशवासियों, मुझे आज विशेष रूप से चिंता इस बात की थी कि कैसे हम वैक्सीन के कार्यक्रम से पीछे नहीं रहे। राजस्थान अभी तक जो भी हमने कदम उठाए हैं उसके कारण से हम लोग सोच सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब रहे हैं। 91%, 91.9%, लगभग 92% जो है पहला टीका रास्तों में लग गया है। 4,73,00,000 लोगों को, दूसरा टीका लग गया 3,58,00,000 लोगों को, 75.8%, जो नेशनल एवरेज से, नेशनल टोटल फिगर से ज़्यादा है। हम चाहेंगे 100% कैसे इसको हम लोग टीका लगाने में कामयाब हो सके। जो फिगर आए मेरे पास में 45 से जो एबो हैं वो 100% हो गए, 100.58%, पर सेकेंड डोज की लगी 84.4%। और 60 साल से जो बड़े हैं उनके 74 लाख का मतलब है लगभग 109% लग गए उनके भी। और सेकेंड डोज लगी 85%, परंतु जो 84 से 44% हैं उनकी कवरेज 83% हुई है, 83.7%, 2.85 करोड़, और सेकेंड डोज लगी है 69.8%, मतलब 1,99,00,000। तो इसका मतलब है कि ये जो 84-44 की आयु के लोग हैं उनके ऊपर भी जोर देने की आवश्यकता है, और बाकी जो 60 प्लस, 45 प्लस, इनको भी हम कैसे आगे बढ़ाएं। 99 के 100 जो कवरेज मिला है फर्स्ट डोज के अंदर आपके राजस्थान को, वो तो एक अच्छे समाचार हैं, परंतु सेकेंड डोज में हम लोग अभी तक भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। जब ये पूरा विश्व में ये सिद्ध हो गया कि वैक्सीन ही बचा सकती है कोविड प्रोटोकॉल के अलावा, जिसमें मास्क भी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज करना हाथों को, तो जब ये सिद्ध हो गया तो पूरे देश का, पूरे प्रदेश का ध्यान इस पे जाना चाहिए कि कैसे हम लोग वैक्सीनेशन में जोड़ दें। इसलिए मैंने तय किया कि मैं भारत सरकार को पत्र लिखूं, प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, तो उसमें कम से कम पहले से हम लोग ये तैयारी करें कि मैं डॉक्टर साहबान की क्या राय है और अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं, हमारे जो इसमें काम में लगे हुए हैं उस सब की राय क्या, उसके अकॉर्डिंग तो हम चाहेंगे कि इस काम को हम लोग हाथ में लें, क्योंकि हम चाहेंगे कि राजस्थान में हम पहल करें। पहले ही पहल करी हर जगह जब से कोरोना आया तब से, और उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ तमाम आप सब लोग बैठे उनको भी, और जो अन्य जो साथी हैं, चाहे वो धर्मगुरु हैं, एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, और आम जनता है, सब ने अच्छा काम किया है। और मुझे पूरा संतोष इस बात का है कि सब लोग एक टीम के रूप में लग गए, इसीलिए हम लोग इसमें मुकाबला करने में कामयाब हुए। परंतु ये जो वैक्सीनेशन का मामला 18 साल से बच्चों का आया है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि 14,29,29,000 लोगों को अभी तक लगा, 30%। इसका मैं उम्मीद करता हूँ जो स्पीड है, बच्चों में जो उत्साह है, उससे हम लोग अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे।
तो ये जो सरकार ने निर्णय किया है जिसमें 60+ उम्र और कोमॉर्बिडिटी हो किसी को, उनके लिए ये किया गया है कि 10 तारीख टीकाकरण होगा और 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि चलो हमारी बातों का असर पड़ा। प्रधानमंत्री ने बात सुनी और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश देके इस काम को प्रारंभ किया, परंतु हम उससे संतुष्ट नहीं पूरी तरह से। हम चाहेंगे कि 60+ ही क्यों, कोमॉर्बिड तो 50 साल के हो सकता है, 40 साल के भी हो सकते हैं, 30 साल के भी हो सकते हैं, 20 साल के भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये हमें छूट देनी चाहिए कि तैयारी करें हम लोग अभी से ही, और पूरी तरह जो बच्चों के लिए शर्त रखी गई है 15 साल से 18 साल, वो उससे काम नहीं चलेगा। 40 मुल्कों में जो है लगने लगे बच्चों को टीके, जो 5 साल के बच्चे हैं उनके भी, 2 से 5 साल के बच्चों को भी 40 देशों में टीके लगने लग गए हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है आबादी की दृष्टि से, इसलिए हमें कम से कम, मुझे किसी ने कहा कि फिगर भी अभी अशोक अग्रवाल बता रहे शायद कि 0 से 10 वर्ष की उम्र के करीब 25 करोड़ बच्चे हो सकते हैं। तो बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है देश के फ्यूचर के साथ में, इसलिए हम चाहेंगे कि बच्चों का टीकाकरण भी प्रारंभ हो। पता नहीं ये तीसरी लहर रहेगी, चौथी लहर चलेगी, कई मुल्कों में चौथी लहर आ चुकी है। इसलिए हमें चिंता इस बात की है कि हम 2 बातों में जोड़ दें भारत सरकार को। एक तो ये कि बच्चों के टीकाकरण की तरफ वो फैसला करे। 15 साल के बच्चों की जो क्या, तो 12 साल के तो कर ही सकते थे। ये जो कोवैक्सीन की जो ट्रायल हुई थी वो 12 साल के बच्चों को भी हो गई और उससे छोटे बच्चों की भी हो गई। और हम कैसे ऑर्गेनाइज करें कि वैक्सीन हमारे देश में और ज़्यादा अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके, दुनिया के मुल्कों से आ सके, कुछ भी करें, परंतु हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जो है उनको वैक्सीन लगे। हर माँ बाप को चिंता बच्चों की होती है। और तीसरी लहर के लिए जब सुनते थे पहले कि तीसरी लहर आएगी बच्चों के लिए आएगी, हालांकि बच्चे अभी भी बहुत आ रहे हैं, पर फिर भी जो तीसरी लहर में जो चिंता सता रही थी, वैसी स्थिति इसलिए नहीं बनी है कि वैक्सीन में हम लोग काफ़ी कामयाब रहे। अगर वैक्सीन में कामयाब नहीं रहते तो शायद अभी जो है हम ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। ये तो तमाम डॉक्टर्स, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वैक्सीन ने बचा लिया देश को और प्रदेश को। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को हम लोग दबाव देंगे, स्वास्थ्य मंत्री से बात भी करेंगे कि किस प्रकार से वे सबको अलाउ करें। और ये जो कोमॉर्बिड की शर्त रखी गई है 60+ वाले लोगों को, तो उसके लिए वो शर्त हटनी चाहिए। कई लोग तो प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स, वहाँ जाके करवा सकते हैं, छूट मिलनी चाहिए। उनके पास जो 25 में कोटा दिया गया, उनको 25% कोटा जो दिया गया है वैक्सीन लेने का, वो कुछ जा ही नहीं रहा वहाँ। बहुत मैंने सुना है बहुत कम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। उनको विश्वास ज़्यादा सरकारी अस्पताल पे हो गया। जब से कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी वैक्सीन को लेके, तो वो पूनावाला जी बहुत ही कहना चाहिए कि जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया देश को वैक्सीन में, रिसर्च करके वैक्सीन बनाई भी है, पर उन्होंने कोवैक्सीन के लिए ऐसा कमेंट कर दिया जिसके कारण और थोड़ा लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो ये तमाम बातें सामने आ रही है, परंतु हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। अमेरिका के अंदर भी जो है वहाँ भी बहुत ही बुरे हालात है। 10 लाख लोग जो हैं, 10 लाख लोग आ रहे हैं वहाँ पर प्रतिदिन, कभी 7 लाख, कभी 8 लाख। तो ये आप सोच सकते हो कि ये स्थिति बनी हुई है दूसरे मुल्कों के अंदर भी। हर मुल्कों के अलग अलग चार्ट हैं। ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं आह्वान करूं हमारे प्रदेशवासियों को
कि आप सब काम छोड़ के इसमें ताकत लगाएं कि सेकंड डोज कैसे लोग लें, उसके अभियान को सफल बनाएं। और मुझे इस बात का संतोष है कि जो पिछली बार भी इश्यू हुई थी तो हमारे कलेक्टर साहबान ने अपनी पूरी टीम के साथ में और तमाम डॉक्टर्स ने, तमाम CMHOs ने और सब ने मिलकर के वैक्सीन को बहुत अच्छे ढंग से कैंपेन किया। उसी कारण से हम 91%, 92% तक पहुंच पाए हैं। अब जो बाकी बच गया दूसरी डोज का, उसमें 75.8% पहुंचे हम लोग। उसको बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि उसको हमें लेना चाहिए गंभीरता से, जिससे कि हम लोग टाइम पे वैक्सीन लगा लेंगे तो बच जाएंगे, बचा लेंगे लोगों को। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ जोर दे करके कि लोग लापरवाह, आम आदमी का मिजाज होता है कि वो देखता है कोई मृत्यु हो नहीं रही है, सब बच रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। ओमिक्रॉन भी कोई ज़्यादा गंभीरता पैदा नहीं कर रहा है, इसलिए लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और वैक्सीन सेकेंड डोज में आगे नहीं आ रहे हैं। ये पूरे देश के हालात हैं ये। पर मैं आह्वान करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा और उनको आगाह भी करना चाहूँगा कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं खुद भोगी हूँ। जब मुझे पहला कोविड हुआ था तो बाद में जब मेरे स्टेंट लगा हार्ट में, वो इसीलिए लगा कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आती है। मैंने कल परसों ही ट्वीट किया था कि मैंने लिखा कि किस प्रकार से लंग्स में प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो अस्थमा हो जाए, चाहे कई लोग पैरेलल अटैक होते हैं। पैरेलल अटैक किसे कहते हैं? लकवा होना किसे कहते हैं? किसी का हार्ट की प्रॉब्लम, किसी किडनी की प्रॉब्लम, ये जितनी तरह की बीमारियाँ आ रही है वो पोस्ट कोविड आ रही है। अब पता नहीं ओमिक्रॉन जो है ये पोस्ट कोविड इसका क्या रूप होगा किसी को नहीं मालूम अभी। जैसे हमारे वो जब सेकंड लहर आई थी डेल्टा की, तो पूरी लहर के वक्त में नहीं मालूम पड़ा इंडिया के, अपने भारत में नहीं मालूम पड़ा किसी को ये कोई अलग तरह का वेरिएंट आ गया खतरनाक। इसलिए ऑक्सीजन की मांग हो रही है, इसलिए वेंटिलेटर की मांग हो रही है, अस्पताल भरे पड़े हैं, बेड मिल नहीं पा रहा है। कई लोग जयपुर आए हमारे, दिल्ली से भी और यूपी से, आगरा से, सब जगह से भाग के आ रहे थे यहाँ पर। बल्कि हैदराबाद से लोग आए कि भाई जाके वहाँ जयपुर में इलाज करवाओ। इतना अच्छा इलाज यहाँ हो रहा था। RUHA ने भी कमाल कर दिया, जिसमें डॉक्टर भंडारी है, लोग रात को 2-2, 3-3, 4 बजे घूमते थे RUHS में। कोई घूम सकता है क्या? इसलिए कि लोगों को बचाओ। जो सरकार की जैसे मंशा होती है, इच्छा शक्ति होती है, उसी ढंग की ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो मैंने देखा पूरी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आ गए, सभी अधिकारी जिनको काम सौंपा गया, कई लोग जिम्मेवारी सौंपी गई थी उस वक्त में, सब ने जो फिजा बनाई राजस्थान में, कलेक्टर हो, SDO हो, पटवारी, ग्राम सेवक, मेरे ख्याल में कोई चूका नहीं। अपनी बहनें जो है आदर्श होगी और आंगनबाड़ी वर्कर वगैरह, जो जिनको काम दिया सब ने काम में लग गए। उस वक्त में खाना पहुंचाना हो, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए तो वो काम किया। तो ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, अभी सर आपका माइक ऑफ हो गया है। कब से हुआ है? 10 सेकंड सर। मैं ये कह रहा था कि मुझे पोस्ट कोविड हो गया। वो कोविड सुन लिया होगा आपने कि कोविड हो गया तो मैं उसमें मुझे तकलीफ हुई हार्ट के अंदर और उसमें मुझे स्टेंट लगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये ओमिक्रॉन जो आया है, ये पता नहीं दूसरी जो वेव है, तीसरी वेव आ गई है। ये ओमिक्रॉन पोस्ट कोविड क्या करेगा किसी को नहीं मालूम, मेरा मतलब कहने का। ये बहुत सीरियस मामला है। जब हमारे डेल्टा को नहीं मालूम पड़ा, भारत सरकार को मालूम नहीं पड़ा, साइंटिस्ट को मालूम नहीं पड़ा हिंदुस्तान के अंदर, ICMR को मालूम नहीं पड़ा, तो आप कल्पना करो जब ये डेल्टा खत्म हो गया तब UK गवर्नमेंट ने कहा ये भारत से आया जो है, ये डेल्टा वेरिएंट है। पहले इसका नाम दूसरा था, भारत के साथ जुड़ा हुआ था नाम। तो फिर WHO ने कहा किसी देश के साथ में नाम नहीं जुड़ना चाहिए।
तब जाकर के इसका नाम रखा गया, डेल्टा रखा गया। जब डेल्टा आगे चला गया और तबाही मचा गया, हाहाकार मचा गया, तो दूसरा जो मामला है वहाँ जाके मालूम पड़े, और फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया डेल्टा। आज पूरी दुनिया में डेल्टा ही चल रहा था, अब ये नया आ गया साउथ अफ्रीका से, आपका ओमिक्रॉन आ गया, वो भी 140 देशों में फैल चुका है। पर ये उसके कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा हानिकारक नहीं लगा लोगों को, क्योंकि इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, नहीं के बराबर है। उससे लापरवाह और ज़्यादा हो रहे हैं हम लोग। तो मैं जो वीसी कर रहा हूँ आज के दिन, उसमें मकसद ये भारत सरकार पर हम दबाव देवें कि 60+ की शर्त हटे, मॉर्बिड कोई भी हो डॉक्टर सर्टिफिकेट दे दे, उसको वैक्सीन लगनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन पड़ी हुई है, वो लगा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं हमारे पास पड़ी हुई, कोई हम लगा नहीं सकते, बिना भारत सरकार की परमिशन के वो वैक्सीन लग नहीं सकती, जो आदेश है भारत सरकार के। 25% दे तो दिए उनको, 25% अलॉटमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पर वो लगा नहीं सकते बिना उनके आदेश के, निर्देश से। ये बात है, इसलिए इसको हम दबाव देंगे। बच्चों के लगने के लिए अभी प्लानिंग को, इतना बड़े मुल्क में हो सकता है कि आपके पास व्यवस्था नहीं हो, तो आप भी स्वीकार करो, इसमें क्या दिक्कत है। हम स्वीकार करेंगे तो जनता को समझा पाएंगे, भाई कोई बात नहीं, आप धैर्य रखो, इंतजाम हो रहा है उसका भी। परंतु 2 साल के बच्चों से हम क्यों नहीं शुरू करें, जब पूरी दुनिया जो है, दुनिया के मुल्कों में ये 2 साल के बच्चों तक में लगने लग गई है, कई मुल्कों में 5 साल बच्चों में लगने लग गई है, तो हम लोग क्यों इसमें पीछे रहें। क्योंकि अमेरिका भुगत रहा है इस बात को लेके। इसलिए मैंने कहा कि हमें जो सेक्टर छूट गए हैं, जो भी अशोक अग्रवाल कह रहे थे कि गाड़े लोहार की तरह के जो लोग हैं, गुमंतु जातियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, गरीब लोग हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, कई लोग तो मना कर देते हैं। तो ये हमारा NGO सबको इन्वॉल्व करे, कलेक्टर्स, और उनको रिक्वेस्ट भी करे कि भाई ये हमें सेकेंड डोज पूरी करवानी है, और फर्स्ट डोज में तो लोग रह गए 10%, उनको पूरा करना है। ये अभियान हमारा प्राथमिकता होना चाहिए कि राजस्थान पूरा वैक्सीनेट हो गया तो कम से कम सेफ हो जाएंगे, कैसी भी स्थिति में मृत्यु होने की संभावना नहीं रहेगी। पर जैसे मैंने कहा, फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, उसका क्या होगा। अभी ये तो अच्छा किया आपने कि जो हमारे विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन प्लांट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आपने अभी देखभाल करवा ली है कि भाई अगर जरूरत पड़े तो काम आ जाए, तो ये कोई मशीनरी कोई डिस्टर्ब नहीं मिले, ये तो अच्छा किया। परंतु ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन आपका कोरोना के पोस्ट कोविड होगा, पोस्ट कोविड में क्या स्थिति बनती है, ये आपको डेल्टा में मालूम पड़ गया, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे तरह कई ऐसे उदाहरण आपको मिले होंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, गांव के अंदर कई लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से या और कोई बीमारी से, तो सब्र कर लेते भाई कि पहले कोविड तो बच गया हमारा भाई, पर वो मर गया बेचारा, हार्ट अटैक से मर गया। ये नहीं सोचता है कि वो कोविड का इफेक्ट जो था शरीर में, पोस्ट कोविड के कारण से उनको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया आदमी। ये नहीं मालूम पड़ता जनता को। हमें समझाना पड़ेगा कि आप समझने की कोशिश करो, जो बीमारी आपके बाद में हो रही है, चाहे वो आपके अस्थमा हो रहा है, चाहे किडनी खराब हो गई है आपकी, लकवा हो गया है, ये भी कोविड का ही फर्क पड़ा है, कोविड का असर पड़ा है। ये समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा हमें जनता को। इसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा हमें। आपको DPI की ड्यूटी है, LSG को हमने कहा है, मिस्टर देसा बैठे हुए हैं, बार बार हम कह रहे हैं आप अपने अक्कल काम लो, अगर आप खुद पैम्पलेट बनाओ, लैंग्वेज लिखो, जनता तक कैसे पहुंचे। आपके पास पूरा सिस्टम है। हमारा हरिजन भाई या वाल्मीकि भाई जो है, वहाँ तक सिस्टम बना हुआ, कैसे हम पहुँच सकते, घर घर में पहुँच सकते हैं। ये तमाम काम हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने प्रदेशवासियों को बचा पाएंगे। क्योंकि पोस्ट कोविड की स्थिति बहुत खतरनाक होती है, जिंदगी चली जाती है, पहले नहीं मरता आदमी, बाद में मर जाता। अब ये जो कोरोना आपका आया ओमिक्रॉन, ये पोस्ट कोविड जब होगा, टाइम खत्म होने के बाद में, तब क्या बीमारी आएगी कि नहीं आएगी नहीं मालूम है। भगवान करे कोई बीमारी नहीं आए किसी को भी। पर मान लीजिए डेल्टा की तरह आ गई तो क्या करोगे आप?
अभी लापरवाही कर रहे हो भाई, कोई बात नहीं, आ जाएगा तो आ जाएगा ओमिक्रॉन, ठीक हो जाएंगे वापस, क्योंकि मृत्यु होती नहीं है। इस लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ेगा बाद में हम सबको। जरूरी है कि हम उस नतीजे से बचने के लिए हम आम जनता को समझाएं कि आप इसको लापरवाही मत करो, आप गफलत में मत रहो। आपको चाहिए कि आप बाकायदा वैक्सीनेट हो, आपको ये कि आप बचाव करो, प्रोटोकॉल का निर्वहन करो। आप प्रोटोकॉल में जो भी मास्क वगैरह है वो सब करो, नो मास्क नो एंट्री वाला वापस माहौल बनाओ। और 31 जनवरी के बाद में हम कहेंगे नो वैक्सीन नो एंट्री। सख्ती बरतनी पड़ेगी, हमें 1 महीना का टाइम दे रहे हैं, 31 मार्च तक दोनों वैक्सीन लगा लो, वरना हमें सख्ती करनी पड़ेगी। तो सख्ती करेंगे, ये जनता को, आम जनता को समझाने की आवश्यकता है, तब जाके हम बचा पाएंगे। अगर वैक्सीनेशन पूरा कर लिया हमने, बच्चों की मांग आज जो कल माननी पड़ेगी, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को माननी पड़ेगी। अभी मैं समझता हूँ कि उनको जो एडवाइस मिल रही है वो भी ठीक नहीं मिल रही है, क्योंकि इतने बड़े मुल्क की आबादी इतनी बड़ी है, बच्चों की जनसंख्या करोड़ों के अंदर है। हम अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो आज बाद में पछताएंगे हम लोग। चौथी विभाग की क्या कर लोगे आप? जो खबरें आ रही है दुनिया भर के मुल्कों से अजीब तरीके आ रही है, नए कहते 1-2 वेरिएंट और नए पैदा हो गया कहीं पर मुल्कों के अंदर। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, मैंने विषय आज बुलाने का मेन ऐसा भी जारी की, अच्छी बात है। अभी बता रहे थे अभय कुमार जी, और मैं समझता हूँ कि उसको और ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोटोकॉल भी निभाएंगे, और ये जो फैसले करने हैं वो जरूर करने आपको, उन फैसलों के आधार पर ही हम लोग चाहेंगे कि आगे बढ़ें। और कोई अगर निर्णय किया जाता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है। आज कई जगह राज्यों में हॉस्टल बंद हो गए हैं, कोचिंग क्लासेज बंद हो गई है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, परंतु डॉक्टर साहब ने कहा, ये डॉक्टर साहब ने, कि ये कोई उसका तोड़ नहीं है। मैं उनसे भी सहमत हूँ मैं, क्योंकि जो स्वाइन फ्लू आया था तब यही बात चली थी उस वक्त में भी कि स्कूलों की छुट्टियाँ कर दो, और नया नया स्वाइन फ्लू आया ही था तब, मैं चीफ मिनिस्टर था यहाँ पर। तो मुझे याद है कि पूना में और महाराष्ट्र के अंदर स्कूलें बंद कर दी गई थी। स्कूलें बंद करते ही वहाँ पर बच्चे फिरने लग गए, घूमने लग गए, खेलने लग गए, और ज़्यादा फैल गया स्वाइन फ्लू, तो वहाँ पर बंद करना पड़ा। तो ये इस बात में दम है, तो हम लोग सोच समझ के और असेसमेंट कर लेंगे, क्योंकि कई राज्यों में तो बंद कर दिया गया है। हम सोचेंगे हमारे इंटरेस्ट में क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू फैसला हम करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। परंतु कई बार फैसले करने पड़ते हैं जिससे कि लोगों में एक मैसेज जाए कि हो क्या रहा है, ये बहुत खतरनाक मामला, तो कैसे उसको निपटें। ये इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे आप अपनी पॉलिसी को ओपन करें सब लोगों के लिए, जिससे कि जो कोमॉर्बिड है उनको लगे जा सके अस्पतालों के अंदर, या प्राइवेट में जाके लगाना चाहे तो प्राइवेट में जाके लगा लें। कोवैक्सीन के लिए मैंने सुना कि 2 वर्ष तक का जो रिजल्ट आए हैं उनके वैक्सीनेशन के, 2 वर्ष के बच्चों के, वो पॉजिटिव रिजल्ट निकले उनके भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में भी भारत सरकार आगे बढ़ेगी, मुझे विश्वास पूरा है। वही बात और बाकी बहुत बहुत सबका शुक्रिया। और मैं पुनः आपको निवेदन करना चाहूँगा कि कृपा करके जिला प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं जिलों में, अभी आपने सब डॉक्टर्स की बात सुनी, प्रेजेंटेशन देखा आपने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन का भी और होम सेक्रेटरी का भी, और सबकी हमें चीफ सेक्रेटरी साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से, होम डीजी साहब से, और हमारे मंत्रीगणों से भी आपने सबने विचार सुने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, बराबर मीडिया में क्या आ रहा है। हमें बाकायदा पूरा आवाज़ रखनी है, और आप लोगों ने मेरा निवेदन है कोई कमी नहीं रखें, टॉप प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन का काम करें। आप फिर कंपटीशन करें हर जिले वाले, ब्लॉक वाले,
तो कौन आगे बढ़ता है इस काम में। ये बहुत बड़ी सेवा है पब्लिक के लिए, आपकी पब्लिक सेवा मानी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आप अपना कर्तव्य पूरा करने में कामयाब होंगे। कोई कमी मत आने दें और लग जाए इस काम में। पूरी प्लानिंग आप खुद ही करो, खुद ही आप सोचो किस प्रकार से पैम्पलेट छपाना। आप आपके पार्षद गणों तक से आप बात करो, मेयर साहब से बात करो, अध्यक्ष और सीईओ से बात करो, जो भी करना आप लोग करो। पर मैं चाहता हूँ कि 18 साल का जो अभी 15 साल किया उसका भी, और बाकी बातें मैंने कहा आपको हम लोग बाहर से बात करेंगे। पर जो हमारे लोग बच गए हैं फर्स्ट डोज के अंदर उनको, और सेकेंड डोज में 25 में लगभग बचे हुए हैं, उनको लगाने के लिए आप कोई न कोई ऐसा अभियान चलाएं कि उसमें हम लोग कामयाब हो सकें। ये मैं मैं फिर कहना चाहूँगा, पोस्ट कोविड की चिंता ज़्यादा मुझे है क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ। ये तो प्रदेशवासियों की दुआएं मेरे साथ में हैं, उनकी दुआएं मेरे काम आ रही है कि मैं दूसरे वे में जब मेरे को डेल्टा हुआ था उस वक्त में पोस्ट कोविड में मुझे बहुत तकलीफ हो गई अचानक ही। वो दुआएं मेरे काम आई, मैं बच गया। वरना वो जो जिस प्रकार से स्टेंट लगा है और डॉक्टर ने मुझे बताया है, और डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया है, जो डॉक्टर हमारे माने हुए देश के डॉक्टर पांडा बम्बई में हैं, एशियन हार्ट हॉस्पिटल है, और डॉक्टर थ्रियान, डॉक्टर बहल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, डॉक्टर थ्रियान जो वेदांता में, डॉक्टर बहल एम्स में थे पहले, अभी रिटायर हुई है। इन सब ने हमारे डॉक्टर से बात करी जब उनको मालूम पड़ा कि मेरे तो इतना लग गया है। अशोक सेठ उनसे मैं मिल के भी आया था। तो सब डॉक्टर ने कहा कि आपका जो जहाँ पर आपका ये लगा स्टेंट लगा है, और जिस प्रकार डॉक्टरों ने फुर्ती से टाइमली एसएमएस के डॉक्टरों ने, एसएमएस के डॉक्टर जो हमारे सेकेंड डॉक्टर हैं, वहाँ पे वहीं पे मैंने कहना उचित समझा, वही मैंने एंजियोग्राफी कराई, सीटी स्कैन करवाया और स्टेंट लगाया। आपको जान के खुशी होगी, सब डॉक्टर ने कहा कि आपके डॉक्टर ने अच्छा काम किया है जिसके कारण आप बच गए हो। अगर आप देरी करते तो पता नहीं क्या होता। तो आप सोच सकते हो कि इस फुर्ती से डॉक्टर ने काम किया और मैं बच गया। ये आप सबकी दुआएं मेरे काम आई, प्रदेशवासियों की दुआएं काम आई मेरे, और मैं उसी रूप में लगा हुआ हूँ। इसीलिए मैंने आरबीसी करी कि मैं कम से कम बताऊँ कि वैक्सीन हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। वरना पोस्ट कोविड की प्रॉब्लम को तो कोई रोक नहीं सकता, डॉक्टर भी नहीं रोक सकते। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, पर बाद में जब वेरिएंट के जो इनके प्रॉब्लम पैदा होती है उनसे शरीर के अंदर, उसको कौन रोक सकता है। हजारों लाखों तरह के वेरिएंट बनते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेशवासियों से आह्वान करूँगा कि आप अपनी ड्यूटी को समझें। और पहले आपने साथ दिया करीब 1.5 साल, अब मार्च में 2 साल हो जाएंगे हमें इस कोरोना लड़ते हुए। अभी तक अपने विजय प्राप्त की है, पर संपूर्ण विजय तब मिलेगी तब पूरी तरह इसका खात्मा होगा, और वो असर आपके सहयोग से संभव होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चाहे मीडिया वाले हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, एनजीओ हों, पार्टी के लोग हों, इनमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब मिलकर पब्लिक को, आम जनता को बचा सकती है। राजनीतिक दल भी आपस में कार्यकर्ता मिलकर काम करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम बचाना लोगों को, तो उसमें क्या राजनीति हो सकती है। अगर बचेंगे तो राजनीति करेंगे। यदि पब्लिक, आम जनता बचे, गरीब आदमी है, डेस्टिट्यूट है, पीछे उनका ध्यान भी रखें, वो कई बार समझ नहीं पाते हैं इन स्थितियों को, तो उनसे पहुँचाएँ। हमने यहाँ पर फ्री दवाएं, फ्री मेडिसिन, 5 लाख तक का बीमा कर दिया, चिरंजीवी योजना, उन तक पहुँचे वो। चिरंजीवी में कोरोना भी सम्मिलित थे। चिरंजीवी में हमने वो जो ब्लैक फंगस, बहुत भयंकर बीमारी हुई थी डेल्टा के बाद में, ब्लैक फंगस सुना होगा नाम आपने। ये पूरा जबड़ा काटना पड़ता है, आग चली जाती है, सिर का हिस्सा काटना पड़ता है। 550 के राय थे राजस्थान के अंदर, उनका इलाज भी करवाया। तमाम ये जो है ये हमने चिरंजीवी योजना में डाल दिया उनको। अब थोड़ा बहुत सहयोग तो करना पड़ेगा हमारे साथियों को
कि गरीब आदमी तक भी उनका रजिस्टर नहीं करवा ले। फ्री में है वो इलाज, पैसे वाले 850 रुपये ले रहे हैं। 850 रुपये किसी बात नहीं हो तो जाके कलेक्टर कह दे, वो व्यवस्था कर देगा। मैंने कह रखा आप एनजीओ से बात कर लो, किसी से बात कर लो, वो मदद कर देंगे। मैं कर दूँगा मदद। एक आदमी प्रदेश वाली छूटना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी योजना बनाई 5 लाख तक की, तो आप सोच सकते हो कि उसका लाभ तो लोगों को मिले, वरना घर बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है अपने माँ बाप को बचाने के लिए। क्या क्या नहीं करता। हमारे अच्छे संस्कार है ये। माँ बाप बूढ़े भी हैं, मालूम है कि ये बचेंगे नहीं, तब भी हम लाखों रुपये लगाते हैं उनके लिए। प्राइवेट में ले जाते हैं, भाई चलो बचना चाहिए मेरे माँ बाप, कहने के लिए रख देते हैं। तो ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं, ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। और मुझे विश्वास है सर कि आपने जो मार्गदर्शन और निर्देश दिए हैं उससे राज्य में वैक्सीनेशन और गति पकड़ेगा। जो शेष हमारा टारगेट ग्रुप है उसको हम वैक्सीनेट कर